नमस्कार मित्रों, हम रीट लेवल सेकेंड में भाषा के पाठ्यक्रम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने इस रीट लेवल सेकेंड में क्या हटा है और क्या जुड़ा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम फिर से करना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले तो रीट लेवल सेकेंड भाषा में कुछ भी नहीं हटा है, कुछ भी नहीं हटा है, नहीं हटा है। इस बात को ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं हटा, यानी सिलेबस जैसा है वैसा का वैसा, लेकिन जुड़ा है। लेकिन जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है उसको देख लीजिएगा। हटा कुछ भी नहीं है, लेकिन जुड़ा है। क्या जुड़ा? तो आप देखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द जुड़ गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द जुड़ गया है। शब्द शुद्धि जुड़ गई है, शब्द शुद्धि जुड़ गई है। शब्द शुद्धि जुड़ गई है, शब्द शुद्धि। विराम चिन्ह जुड़ गए हैं, विराम चिन्ह। और राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ जुड़ गया है। राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ ये जुड़ गया है। यानी आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपके हिंदी के सिलेबस में एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, यानी 4 अध्याय और जुड़ गए और बहुत महत्वपूर्ण है। वन वर्ड हम बहुत सी बार बोलते ही रहते हैं और हमें बहुत सारे शब्दों का अच्छे से ज्ञान भी है ना। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे न जोता हुआ खेत या न पहना हुआ वस्त्र, ये वाक्यांश है। इसके लिए एक शब्द में हम क्या कहने वाले हैं, तो उसके लिए एक शब्द है अप्रहत। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें सहज रूप में नंबर भी मिलेंगे। तो अच्छा पाठ जुड़ा है। शब्द शुद्धि हिंदी की आत्मा है, अच्छा पाठ जुड़ा है। विराम चिन्हों का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। कहां पर अर्धविराम, कहां पर पूर्ण विराम, कहां पर अल्प विराम, कहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे ड्राफ्टिंग पार्ट में, लिखने के पार्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर राजस्थानी शब्दों का हिंदी अर्थ, बहुत अच्छी बात है। हम राजस्थान से हैं और हम प्रयासरत हैं कि 8वीं अनुसूची में हमारी राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिले। तो हमारे सभी राजस्थानी भाइयों को, है ना, ये पार्ट जो है वो बहुत फायदेमंद है। और जो हमारे अन्य स्टेट से भी हमारे यहाँ परीक्षा देते हैं, तो उन सारे विद्यार्थियों से हम कुछ ठीक तरह से प्रदर्शन कर पाएं, इसके लिए भी ये जो पार्ट है हमारा बहुत सहयोग करने वाला है। तो ये जुड़ा है, कुछ भी नहीं हटा है। फिर से मैं चर्चा करना चाहता हूं कि कक्षा 6 से 8 तक लेवल सेकेंड, कुल प्रश्न कितने? कुल प्रश्न है हमारे 30। तो सिलेबस को हम फिर से 2 भागों में बांट रहे हैं। पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है ना। और इस पाठ्यक्रम को जब 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पहला भाग है वो है व्याकरण। पहला भाग क्या है? व्याकरण। और जो दूसरा भाग है वो क्या है? शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र, बहुत अच्छे से आप समझिए इसको, शिक्षण शास्त्र। ठीक है। कुल अंकों की जब हम बात करते हैं तो कुल अंक हमारे कितने हैं? कुल अंक लिखा हुआ भी है, कुल अंक है 30। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो कुल प्रश्न भी हमारे कितने हैं? कुल प्रश्न है 30। कुल प्रश्न कितने हैं? 30। और आप देखेंगे सिलेबस में कितनी इकाइयां हैं, तो कुल इकाई है 6। कितनी इकाइयां हैं? 6। तो प्रत्येक इकाई का अंक भर सामने लिखा हुआ है 5, है ना। प्रत्येक इकाई 5 अंक की है। व्याकरण की जब बात करते हैं तो इसमें मैं 3 इकाइयों का समावेश करता हूं
और इधर भी 3 इकाइयों का समावेश करता हूं। ठीक है, अंक भार की जब बात करें तो 15 अंक की हमारे सामने व्याकरण आने वाली है और 15 अंक का शिक्षण शास्त्र आने वाला है। दोनों ही भाग हमसे अपरिचित हैं ऐसा नहीं है, हमने जीवन में विद्यार्थी काल में इन सब बातों का कुछ न कुछ तो ज्ञान ग्रहण कर रखा है, लेकिन अब हम प्रतियोगी दृष्टि से बात करने वाले हैं। तो आप देखिएगा इस व्याकरण वाले भाग में इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 2 और इकाई नंबर 3। अब सबसे पहली इकाई की हम बात करते हैं, इकाई नंबर 1। आप देखिए, एक अपठित गद्यांश पर आधारित व्याकरण संबंधी निम्नलिखित प्रश्न हमसे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको एक अध्याय मान रहा हूं यहां पर, ये पहला अध्याय है, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, इनका ज्ञान शब्द ज्ञान के अंतर्गत है ना। तो शब्द ज्ञान एक अध्याय। फिर आप देखें पर्यायवाची के रूप में दूसरा अध्याय, विलोम शब्द के रूप में तीसरा अध्याय और एकार्थी शब्द के रूप में चौथा अध्याय, उपसर्ग 5वां अध्याय, प्रत्यय 6ठा अध्याय है ना, और संधि 7वां अध्याय, समास 8वां अध्याय, संज्ञा 9वां अध्याय, सर्वनाम 10वां अध्याय और विशेषण 11वां अध्याय और अव्यय 12वां अध्याय। यानी प्रथम इकाई के अंतर्गत 12 अध्याय हैं। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सारे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंक भार 5 हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ अंक भार कितना है, 5, यानी 5 प्रश्न आने वाले हैं और वो भी अपठित गद्यांश पर आधारित है। आपके सामने गद्यांश होगा और इन अध्यायों से रिलेटेड संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं, इसलिए बस इनका अच्छे से हम ज्ञान ग्रहण करेंगे तो आप देखिए हम बहुत अच्छे पूरे में से पूरे अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है इकाई नंबर 2, दूसरी इकाई की जब बात आती है तो इसमें भी आप देखिएगा एक अपठित गद्यांश। ये इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं, उनको लगता है कि इसको तो सरसरी निगाह से देख लो, बस तैयारी शुरू करो। मैं फिर आगाह करता हूं आपको, तैयारी की शुरुआत ही यहीं से होती है। अगर यहां हमने जल्दबाजी प्रदर्शित की और इस सिलेबस के एक एक शब्द को अगर हमारे जेहन में हमने नहीं उतारा तो आप सोचिए हमारी जो प्रथम कड़ी है वही कमजोर है ना। रात को पूछो या दिन को, है ना, हमें हमारा सिलेबस बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए और इससे संबंधित जो जो उपयोगी प्रश्न सामग्री हमें कहीं से भी मिलती हो उसको हमें संकलित करना है, अधिगम करना है, तभी जाकर हमारा कल्याण होने वाला है ना। इसलिए आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो सेनाएं हैं या युद्ध भूमियां हैं, है ना, उससे पहले सेनापति आपस में एक ब्लूप्रिंट के साथ अपने कुछ मजबूत पदाधिकारियों और सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं, इस चोटी पर ऐसे, इस चोटी पर ऐसे, यहाँ से, वो पूरा एक प्लान पहले एक डेमो के रूप में अपने मुख्य अधिकारियों के साथ शेयर करते हैं। आप सोचिए हमारे लिए ये डेमो प्लान है ना, हमारी तैयारी का जो प्रारंभिक चरण है वही पाठ्यक्रम है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपका फोकस यहाँ करवाना चाहता हूँ, है ना, और आप बहुत अच्छे से समझिएगा। तो दूसरी इकाई में रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। जो भी अगर कोई शब्द दिया हुआ है अपठित गद्यांश में, उसको प्रश्न के रूप में और रेखांकित शब्द का अर्थ आप बताइए, और 4 ऑप्शन हमारे सामने होने वाले हैं। फिर वचन दूसरा अध्याय है, काल तीसरा अध्याय है और लिंग ज्ञात करना चौथा अध्याय मुख्य रूप से, और दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये आप चाहें तो इसको 5वें अध्याय के रूप में आप मान लीजिए। तो मुख्य रूप से यहाँ 4 अध्याय हैं और 5वां अध्याय इसी में से बन रहा है हमारे सामने। तो 5 अध्याय हैं, किसमें, दूसरी इकाई में हमारे 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय। ठीक है, तीसरी इकाई जिसको मैं व्याकरण से सीधे सीधे संबंधित मान रहा हूं, उसमें सबसे पहले वाक्य रचना पहला अध्याय, वाक्य के अंग दूसरा अध्याय, वाक्य के प्रकार तीसरा अध्याय, पदबंध चौथा अध्याय और मुहावरे और लोकोक्तियां, इसको मैं 5वें अध्याय के रूप में मान रहा हूं। बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छी इकाई है जो वाक्य के बारे में संपूर्ण ज्ञान हमको कराएगी। तो यहाँ पर भी हमारे 5 अध्याय। अब आप मान लीजिए अंक भार 5 है, तो प्रत्येक अध्याय में से एक एक प्रश्न का आना लाजमी है और हम बहुत अच्छे से तैयारी करें तो ये हमारा अंक भार कितना हो गया इन तीनों इकाइयों का, तीनों इकाइयों का अंक भार है 15 अंक। प्रश्न कितने, 15 प्रश्न। बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब आप देखिए हमारे पास शिक्षण शास्त्र के रूप में 3 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इकाई नंबर 4,
इकाई नंबर 5 और इकाई नंबर 6, ये तीनों इकाइयों का सीधा सीधा संबंध है किससे? शिक्षण शास्त्र से। और ये जो 3 इकाइयां थी, पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों का संबंध किससे था? सीधे सीधे व्याकरण से। तो आप देखिएगा इन 3 इकाइयों के ऊपर भी हम बात करते हैं। इकाई नंबर 4, तो इसमें भी कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी इकाई, है ना, जो यहां पर नंबर दे रखे हैं 4, 5 और 6। अब आप देखिए शिक्षण शास्त्र को हम एसटीसी और बीएड में अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, बस अब ऑब्जेक्टिव तरीके से, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए हम किस तरह से इन इकाइयों को वापस से पढ़ेंगे। तो आप देखिए चौथी इकाई में आपके सामने पहला अध्याय भाषा शिक्षण की विधियां, करीब 25 से 30 शिक्षण विधियां हैं जिनका हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। फिर भाषा शिक्षण के उपागम, ये दूसरी इकाई है हमारी। भाषा दक्षता का विकास, ये हमारी तीसरी इकाई है। यानी चौथी इकाई में 3 अध्याय हैं, मोटे तौर पर 3 अध्याय है ना, 3 अध्याय। तीन अध्याय हैं, ठीक है। और 5वीं इकाई जिसको हम यहां देखेंगे शिक्षण शास्त्र के हिसाब से दूसरी इकाई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी, भाषाई कौशलों का विकास, ये पहला अध्याय है। LSRW आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारे भाषा के 4 आधार स्तंभ है सीखने के, जिनको हम स्किल्स कह सकते हैं, कौशल है। अगर इन 4 कौशलों में हम किसी विद्यार्थी को पारंगत करते हैं, इसका मतलब आप सोच लीजिए आपने उसको हिंदी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से निष्णात कर दिया है ना। तो यहाँ एक अध्याय, फिर हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां, ये दूसरा अध्याय। शिक्षण अधिगम सामग्री, इसको हम तीसरा अध्याय मान लेते हैं। पाठ्य पुस्तक चौथा अध्याय मान लेते हैं। बहुमाध्यम मल्टीमीडिया जिसको और शिक्षण के अन्य संसाधन, इसको हम 5वां अध्याय मान लेते हैं। तो आप देखिए हमारी ये जो यहाँ दूसरी इकाई या 5वीं इकाई जो भी है, उसमें हम 5 अध्याय मान लेते हैं, है ना। तो एक अध्याय से एक प्रश्न का आना, है ना, अवश्यंभावी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंतिम इकाई जो हमारी है वो है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। आप देखिए इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप मेरा भी क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि सर किस दृष्टिकोण से, कितनी जिजीविषा के साथ, जीवटता के साथ हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये मूल्यांकन है। मेरा मूल्यांकन आपके हाथों है, आपका मूल्यांकन हो सकता है मेरे हाथों में हो, या मेरे जगह पर अन्य गुरुजन, है ना, या कंप्यूटर महाशय आपका मूल्यांकन करने वाले हैं। इसलिए सबका मूल्यांकन होता है मित्रों, इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, मूल्यांकन होता रहेगा। तो ये मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, तो एक अध्याय में इसको मान रहा हूं। दूसरा अध्याय सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, जिसको CCE के नाम से हम जान रहे हैं, CCE, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, CCE, ठीक है। देखिएगा CCE, है ना, इसको हम तीसरा अध्याय मान लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और उपचारात्मक शिक्षण हमारा चौथा अध्याय है। तो यहां पर भी तीसरी जो या छठी इकाई जो है उसमें कितने अध्याय हो गए? 4 अध्याय। मित्रों आपको इन अध्यायों का और इन इकाइयों का सूक्ष्मतम अध्ययन करना चाहिए। अब हम यूं मान लेते हैं कि ये जो भाग हमने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये या तो हमें पहली इकाई के रूप में सहयोग करने वाले हैं, या दूसरी इकाई में इनको कहीं न कहीं मर्ज कर दिया जाएगा, संबंधित कर दिया जाएगा। तो इसको भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पहली और दूसरी इकाई को पढ़ते पढ़ते हम इन 5 बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान से इस पूरे सिलेबस को कंठस्थ करना चाहिए, अपने हाथों से अपनी कॉपी या रजिस्टर में उतारना चाहिए, क्योंकि मैंने मेरी ओर से एक जो दायित्व था वो पूरा किया है, लेकिन आप इसको केवल यही नहीं अपनी कॉपी में अपने हाथों से उतारिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से हमारी तैयारी का आगाज होता है और इसको अच्छे से ध्यान में रख रहे हैं। मैं केवल मेरे हिंदी विषय की बात कर रहा हूं, आपके तो अन्य जो विषय हैं उनका सिलेबस भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और पूर्व अनुभव के आधार पर देखिए, बच्चों का जो फीडबैक है उसके आधार पर देखिए कि यहाँ 15 अंकों में से 15 भी बच्चे बहुत सारे लाते हैं। मैं एक आध प्रश्न कहीं
त्रुटि हो जाए तो मैं 14 अंकों की बात कर रहा हूं, और यहां कहीं ना कहीं 13 से 14 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं 15 में से। तो 30 में से लगभग आप देखिए 27 या 28 प्रश्नों को तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक दो की कहीं संभावना बनती है कि वो हमसे आते हुए गलत हो जाते हैं, या एक आध प्रश्न ऐसा है जो हमने शायद कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना और हमारे सामने परीक्षा में आ गया। तो उस एक आध प्रश्न की चिंता छोड़ दीजिए आप। इतने अंक अगर आप बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं, निश्चित तौर पर परमात्मा आपको सफलता देने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से अधिगम कर दिया होगा और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा और धार देने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।